अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी की बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स होती है कि स्टडी ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम उसे कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स या स्टडी ऑफ लाइफ होता है। और बायोलॉजी का जो वर्ड है कि जो दो लेटर्स ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ एक वर्ड है और उसको दो में ब्रेक किया गया है, दो वर्ड्स में, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिव और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है कि व्हाट इज़ लाइफ। अच्छा, पूरा हम बायोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया है कि बेसिकली क्या होता है कि जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनमें लाइफ मौजूद है, अगर उनमें लाइफ मौजूद है तो उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, इफ़ इट पजेसेस लाइफ, सही है, तो फिर उसको हम किस में स्टडी करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे अंडर बायोलॉजी। ऑलराइट, अब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक में व्हाट इज़ लाइफ। ठीक है, लाइफ क्या होता है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को जो है आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट लाइफ को अलग तरीके से डिफाइन कर देंगे और सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। और लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब करेंगे। तो हम यहाँ पर बायोलॉजी में लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए लाइफ के प्रोसेसेस की हेल्प लेते हैं। बेसिकली कि अगर हमें लाइफ को डिस्क्राइब करना है तो हम लाइफ के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उन्हें डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे कि डाइजेशन हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर आपकी बुक में नाम उनके मैंशन हुए हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। अच्छा, इन सब की हम छोटी छोटी एक डेफिनेशन, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इसको भी कि व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन जो है केमिकल प्रोसेस है और इसमें हम क्या करते हैं, जो फूड हम लेते हैं ना उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है, फूड जो हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन करता है। क्यों करता है, एनर्जी के लिए। ताकि एनर्जी बॉडी को मिल सके। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो खाना हम लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, प्रोसेस तो बहुत लंबा है बट ये अभी फॉर डेफिनेशन इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा प्रोसेस हमारे पास कौन सा, रेस्पिरेशन। वेट, मैं किसी मार्कर का यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं ना, एक प्रोसेस होता है जिससे, पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज एनर्जी। सही, इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है, हम जो फूड लेते हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन शामिल होती है और वो उसका ब्रेक डाउन किस चीज़ में होता है, जब हम फूड लेते हैं उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है तो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीज़ें बनाता है। रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या है, हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उसके साथ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। फूड क्या है, फूड हम खा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन की सबसे बड़ी रिसोर्स हमारे पास एक तो एयर होती है और दूसरा क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इन दो रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जब हमारे फूड के साथ हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है और वाटर रिलीज़ करती है। अच्छा,
अब अगर हम यही वाली एग्जाम्पल प्लांट्स में लें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये तो लिविंग, ये तो किसके लिए, ह्यूमन बींग्स वगैरह के एनिमल्स के लिए हो गई। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे गिव 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 जी, एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखें, and this process is called as photosynthesis। अच्छा, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, और सिस का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से देखें ना, हमने क्या किया कि प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनटेक करते हैं। ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अगर हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपने अंदर करेंगे तो वो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो एक्सहेल करते हैं थ्रू नोज़। ऑलराइट, अब ये जो है यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो हमें पता है कि वो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि जब वो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, अपने एटमॉस्फेयर से लेंगे, और साथ साथ जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं और सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है दिन के टाइम पर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। और वो ऑक्सीजन जो होती है, वो ऑक्सीजन कौन लेता है, वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स ले रहे होते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो ये बनाते हैं वो कौन लेता है, वो ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने लिए लाजमी से बात है, इंसानों के लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ साथ ये बताऊँ मैं आपको कि जो ग्लूकोज जो है, ये जो बना है, ये ग्लूकोज प्लांट अपने लिए भी यूज़ करता है। और प्लस ये कि ये बताइए मुझे, अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि ग्लूकोज जो है वो हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे। देखें, हम जो फूड लेते हैं वो फूड हमारे किस में ब्रेक डाउन होता है, जो हमें एनर्जी मिल रही है ना, हमें एनर्जी कैसे मिल रही है कि जो फूड है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हमारा जो हम फूड खाते हैं वो फूड कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया। ठीक है, एक तो ग्लूकोज हम यहाँ से ले रहे हैं, और सेकेंड ये कि प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस करवा के ऑक्सीजन गैस रिलीज़ की वो भी हम लोग ले रहे हैं। और जो ग्लूकोज है, अगर हम प्लांट्स को ईट करेंगे तो भी हम वो ग्लूकोज जो है वो हमारे ही पास जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है बेस्ट क्रीचर बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इसीलिए प्लांट्स को भी इंसानों के लिए ही पैदा किया है। तो ये एक हमारी जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी यहाँ पर एक क्लियरेंस हो रही है कि देखें कि प्लांट्स को भी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है कि करने को, तो वो अपने लिए फूड की सिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो लेकिन उसका भी फ़ायदा किसको हो रहा है, ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा हो रहा है। अपने लिए जो वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बना रहा है, और अगर वो प्लांट्स भी हम ईट कर लेते हैं तो वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज भी हमें भी मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और वाटर जो है रिलीज़ करते हैं। ये सब रिलीज़ हो रहा है, और ये सब क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द थर्ड प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म, अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म देखें बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं ना, केमिकल प्रोसेसेस, ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं कि बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहला रहा है, मेटाबॉलिज्म कहला रहा है। वो क्या कहला रहा है, मेटाबॉलिज्म कहला रहा है कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म, and the second one is catabolism.
एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको याद करने का एक ईजी तरीका ये है, जिस तरीके से मैं जो है स्टूडेंट लाइफ में याद करती थी। सी फॉर कट होता है ना, सी फॉर क्या होता है, कट होता है। तो मीन्स के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, जिनके नतीजे में चीज़ें टूट रही हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में चीज़ें टूट रही हैं, जैसे सेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना, अगर किसी चीज़ का, जैसे कि सेल्स का, टिश्यूज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है या फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। सी फॉर कट एंड सी फॉर कट का मतलब कि वो कट हो रहा है, मीन्स के ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑलराइट, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। एंड द सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जितने भी बॉडी में रिपेयर हो रहा होता है ना चीज़ें, सही, जैसे कि हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में रिपेयर हो रही है या बन रही है, ठीक है। एनाबॉलिज्म में मीन्स कि कोई भी काम जो कि हो रहा होगा, पॉजिटिवली बन रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज़ बॉडी में टूट रही है, केमिकल प्रोसेस के नतीजे में कोई चीज़ टूट रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज कम्स अंडर कैटाबॉलिज्म। ऑलराइट, किया हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल प्रोसेसेस होते हैं दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो फुल बॉडी और एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि क्या मूवमेंट हो रही है पूरी बॉडी की या किसी बॉडी के पार्ट की मूवमेंट हो रही है, इसे हम मूवमेंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली हमारे पास, टैक्टिक, और भी होंगी ट्रॉपिक और नास्टिक। ये 9 मैट्रिक के लेवल पर आप यही पढ़ेंगे, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नास्टिक, और ये भी हम बाद में ही पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। ये मूवमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में हमने क्या किए, डिवाइड की है, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ये हम प्लांट्स की एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, बॉटनी में ही आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर जैसे कि एक सीड है, वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा जो एक सीड है वो किस में चेंज हो रहा है, प्लांट बन रहा है, दैट इज हमारी क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है। एक बेबी जो है एक बॉय में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक बच्चा जो था वो अब बड़ा हो रहा है, दैट इज अवर ग्रोथ, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, हमारी ग्रोथ कहलाएगी। ग्रोथ के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, मीन्स की ग्रोथ तो होती है इसमें, डेवलपमेंट में क्या होती है, ग्रोथ होती है प्लस लर्निंग के साथ, लर्निंग के साथ ग्रोथ हो रही है, लर्निंग के साथ। जैसे कि पहले एक बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या करता है, डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट नहीं करता, वो पहले फर्स्ट क्या करता है, पहले क्रॉल करता है, फिर क्या करता है, हल्की हल्की वॉकिंग स्टार्ट होती है, एंड देन क्या होता है, रनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। या कोई बच्चा है अभी नर्सरी के लेवल पर है और पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखता है, फिर सीखते सीखते ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट वो समझे छोटा तो है बट है बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, in the form of sweating, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम स्वेटिंग होती है, यूरिनेशन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से रिलीज हो रही होती है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। कि मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है इरिटेबिलिटी। मेरा ब्लू ब्लैक मार्कर कहाँ है,
मैं उससे समझाऊंगी। ब्लैक मार्कर ही नहीं है, चलें खैर इसी से काम चलाते हैं। खैर इरिटेबिलिटी क्या होता है? इरिटेबिलिटी ये होता है ना, देखिए आपको पता है कि हमारे पास वी हैव 5 सेंसेस, ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जिसमें हमारे पास आता है हमारा आईज़ आती हैं सेंस ऑर्गन्स में, और नोज़ आती है, स्किन है, हमारी टंग है और ईयर्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, जो सेंसेस हमारे काम करते हैं, लाइक अगर हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और अभी लाइट जो है वो बंद हो जाए और तो उसके बाद क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, तो मीन्स कि मैंने ये क्या किया, मैंने जो है इसको फील किया कि यहाँ पर पहले डार्कनेस नहीं थी बट अब हो गई है, ठीक है। अब अचानक से लाइक मेरी तबीयत ख़राब होना गॉड फॉरबिड स्टार्ट हो जाती है किसी की, जैसे अगर उसको बुखार फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कि उसकी बॉडी जो है इरिटेबिलिटी को क्या करेगी, सेंस करेगी और उसको पता चलेगा कि जो है उसे जो है फ़ीवर हो रहा है। या इसके अलावा अगर मैं कहीं किसी जगह पे बैठी हुई हूँ और अचानक वहाँ पर धूप आना स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ी देर में मुझे गर्मी फील होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या अगर सर्दियाँ आती हैं तो हमें सर्दी हम क्या करते हैं, सर्दी हम फ़ौरन फील कर लेते हैं कि सर्दी हो रही है, कोई बहुत तेज़ कहीं से आवाज़ या कोई बहुत हल्की सी भी आवाज़ आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी आती हैं इरिटेबिलिटी में, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि बेसिकली एक एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू सेंस चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दैम, ठीक है। जैसे कि मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट और अ प्लांट टर्निंग टूवर्ड्स सनलाइट, दैट इज सनफ्लावर, ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के बाद हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, लाइक प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लांट है, अब मैं चाहूँगी कि उस जैसा ही दूसरा प्लांट आ जाए, तो उसमें हमारे पास सीड जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। और लाइक अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, उनके अपने जैसे लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जो पैदा होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग अगर पैदा हो रही है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें जानदार अपने ही जैसे दूसरे लिविंग वंस को जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, ऑलराइट। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आती हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिविजन्स है। डिविजन्स जो होती हैं ना वो बड़े बड़े डिविजन्स होते हैं, और ब्रांचेस जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। मार्कर्स नहीं मिल रहे हैं आज मुझे। अच्छा, अगर हम डिविजन्स की बात करें ना, तो डिविजन्स में हमारे पास 3 बड़े डिविजन्स आ जाएंगे। डिविजन्स हमारे पास लार्ज डिविजन्स होते हैं या बिग साइज़ होते हैं, और ब्रांचेस जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं और बहुत सारी होती हैं। डिविजन्स जो हैं वो 3 लार्ज डिविजन्स में डिवाइड, और ये बहुत सारी हैं मैंने। डिविजन्स में हमारे पास नंबर 1 पर आता है ज़ूलॉजी, नंबर 2 पर आता है बॉटनी, और नंबर 3 पर आता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें जो है वो बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स,
ठीक है, वो बहुत सारी आ जाती हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहले यहीं पे इसको जूलॉजी को कंप्लीट करते हैं कि व्हाट इज़ जूलॉजी। जूलॉजी जो होती है ना, जू से जू का मतलब जो होता है वो एनिमल्स होता है, और जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल बीइंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे ना, ह्यूमन बीइंग्स को भी हम जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग्स को भी जूलॉजी में ही शामिल करते हैं या एनिमल्स में ही शामिल करते हैं। ठीक है, वो तमाम एनिमल्स में क्या ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, और दूसरे एनिमल्स जिनको हम नॉर्मली एनिमल्स ही कह रहे होते हैं, उन तमाम की स्टडी जो होती है वो हमारे पास जूलॉजी में आती है। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होती है हमारे पास वो होती है बॉटनी। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं। बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ऑलराइट, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं इस वीडियो में अच्छा खासा चैप्टर जो है वो कवर करवा दूं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अच्छा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो मैंने डेफिनेशंस पहले पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो आपकी बायोलॉजी की बेस होती है, वो आपको ज़रूर उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पर हमारे पास ब्रांच आती है मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मैं देखिए बुक से पढ़ाती हूँ पहले। मॉर्फोलॉजी जो होती है, चले मैं यहीं पर बता देती हूँ, आपको बुक भी है मेरे पास ही। एक्सटर्नल जितने भी फीचर्स होते हैं ना हमारे, एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारा वो दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि हम कोई प्लांट ले लेते हैं, प्लांट के हमारे एक्सटर्नल फीचर्स के, प्लांट बाहर से जो है उसके पत्ते किस कलर के हैं, उसमें अगर कोई फ्लावर ग्रो हो रहा है तो वो किस कलर का है, उसकी पैटर्न्स कितनी हैं, और लीफ की जो है वो शेप कैसा है, ये तमाम चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास एनाटॉमी। ये एक्सटर्नल फीचर्स है ना, एनाटॉमी में हम इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं या इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है हमारी। और नंबर 3 पर हमारे पास आती है, मतलब कि एनाटॉमी के लिए आपको क्या करने का, कटिंग करनी पड़ेगी बॉडी की, उसके बाद आपको लंग्स और किडनीज वगैरह नज़र आएंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी। लाइक हम अल्ट्रासाउंड वगैरह जब करवा रहे होते हैं या एक्सरेज करवा रहे होते हैं, बेसिकली वो भी एनाटॉमी ही हम जान रहे होते हैं अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंसान की बायोलॉजी के, सॉरी बॉडी के, सेल बायोलॉजी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम स्टडी ऑफ सेल करते हैं, स्टडी ऑफ सेल और उसके ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको सेल एक वीडियो में पढ़ाया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पढ़ाया है। स्टडी ऑफ सेल, कि सेल में जितनी भी चीज़ें आती हैं, अच्छा, बायोलॉजी में ये मज़े की बात है कि आप इसकी डेफिनेशन जो है वो टू द पॉइंट 1 लाइन की भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। जैसे फिजिक्स में हमारे पास या केमिस्ट्री में हमें यूनिट भी डिफाइन करना होता है, सारी चीज़ें देनी होती है ना, तो बायो में ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ पे कहीं सेल मिलता है, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ है सेल, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें चैप्टर नंबर 5 में लाजमी होगा, ये रहा 4 में, सॉरी। अच्छा, सेल जो है हमारे पास वो क्या होता है, सेल जो है यहाँ पर बना हुआ तो नहीं है, नहीं बना हुआ है, मुझे याद था कि कहीं ना कहीं है, ये रहा।
अच्छा, सेल जो होता है ये आपके पास एनिमल सेल है और यहाँ पर ये प्लांट सेल है। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोज हैं, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के होते हैं ना, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है। और जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस वगैरह साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज़, बेताजा चीज़ें अल्लाह ताला ने इस इतनी सी चीज़ के अंदर रखी हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह लज़ीम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी ऑर्गेनील्स इसके अंदर है ना, इसके अंदर की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं। इन तमाम की स्टडी जो हम कर रहे होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो या वो प्लांट सेल हो, इस तमाम चीज़ों की स्टडी जो हमारी पास हो रही होती है, वो क्या हो रही होती है, किस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं? वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी सेल का जो स्ट्रक्चर होगा ये जस्ट मुझे आपको शो करवाना था। अच्छा, इसके बाद सॉरी, इसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है, देखिए एक जो होता है ना वो सेल कहलाता है। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा हमारे पास सेल्स हों तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो होता है ना हमारे पास, स्ट्रक्चर टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होती है हमारे पास, यहाँ से पढ़ा देती हूँ मैं ताकि जल्दी जल्दी फारिग हो जाए। अच्छा, फिजियोलॉजी जो होता है, जो लिखना होगा तो वो वहाँ समझा दूँगी। फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी हमारे पास जो होता है फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शो करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस जितने भी होते हैं वो हमारी फिजियोलॉजी कराती है। उसके बाद टेक्सोनॉमी होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम स्टडी ऑफ, चले फिजियोलॉजी तो आसान था कि फंक्शंस हैं, और इसके बाद आता है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में ना ये नेमिंग ऑफ साइंस होती है, साइंस ऑफ नेमिंग होती है बेसिकली ये ना, स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ग्रिपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे पास लाइक इसमें क्या क्या होगा? रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, ग्रुपिंग होगी, और उसके अलावा इनके क्या होगा? नेमिंग होगी। इन तमाम चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे? टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी के पास हमारे पास आता है जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स जो होती है ना, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स जो होती है बेसिकली हमारी जो ओरिजिन होता है ना हमारा, लाइक हमारे पेरेंट्स से हमारे जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कलर ऑफ हेयर हो गया, हाइट हो गई, या इंटेलिजेंस हो गई, ये तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ये तमाम डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है, ये हमारा ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना अभी वो पैदा होने से पहले जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो, तो वो बच्चा जो पैदा होने से पहले जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है ना, वो तमाम हम जितना भी पढ़ते हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टर्स से। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट जो होता है ना हमारा, एनवायरनमेंट बनता है दो चीज़ों से,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके मेकअप करते हैं किसका, एनवायरनमेंट का। ये मिलके क्या करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं ना, इसमें क्या क्या आ जाता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना हमारे पर, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, बेतहाशा चीज़ें जो होती हैं। इन तमाम चीज़ों का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असर जो होता है ना, जो उनका इम्पैक्ट होता है या जो इनका इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में, ये हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ऑलराइट, और उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो असर होता है वो भी हम किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, लेट सपोज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर है, हमारे पास पानी है, किसी इलाके का पानी में कोई बैक्टीरिया जो है वो प्रीवेल कर गया और वो पानी जो है लोगों ने पी लिया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसके बाद आती है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी को ना हम दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक होती है पैलेंटबॉटनी और दूसरी होती है पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटबॉटनी में हम क्या करेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और पैलेंटबॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लाइक इसमें क्या होता है, इसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स के रिमोट पास्ट के जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। पैलेंटोलॉजी में ना हमारे पास रिमोट पास्ट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी, या फॉसिल्स वगैरह जो होते हैं उनकी स्टडी जो होती है ना हमारे पास, वो क्या कहलाती है, वो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। और अगर वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में हैं तो वो पैलेंटबॉटनी कहलाएगा, और अगर वो एनिमल्स में है तो वो पैलेंटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अगर वो प्लांट्स में है तो वो पैलेंटबॉटनी कहलाएगा, और अगर वो एनिमल्स में है, जैसे कि स्टडी ऑफ डायनासोर अगर हम कर रहे हैं, पुराने ज़माने में होता था, अब तो नहीं होता ना, ठीक है। अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास पैलेंटोलॉजी में आएगा। और अगर हम बहुत पुराने ज़माने के प्लांट्स के बारे में, जैसे कि हम कभी कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो पहले कभी आता था, पता नहीं अब भी आता होगा, मेरा काफ़ी टाइम से नहीं इंटरेक्ट हुआ इन चीज़ों से, तो अगर आप लोग देखते हो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर अभी आता हो तो उस पर इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि उसमें ना बहुत सारे जो होते हैं लाइक पुरानी चीज़ों को ना, फॉसिल्स को वो लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते थे। तो मैंने एक दफ़ा देखा था वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई बहुत पुराना सा ना प्लांट निकाला था और उसकी ना वो अंदर की ना तमाम उसके रिंग्स काउंट कर रहे थे। उससे ना वो कुछ एज वगैरह प्लांट की काउंट करते हैं। तो उन्होंने जो उसका स्टेम अंदर से उनको मिला ना, ज़मीन के अंदर से खुदाई करने के बाद उसके कुछ फॉसिल्स मिले, तो उन्होंने उसको जब निकाला बाहर, तो निकाल के ना वो क्या कर रहे थे, उसके में ना अंदर कुछ उसके ना उसको कट किया, और उसके ना स्टेम को जब कट किया जाता है ना, जैसे ये स्टेम होता है, स्टेम को जब कट करते हैं ना तो इसका जो क्रॉस सेक्शन यहाँ से निकलता है, उसके अंदर कुछ रिंग्स होते हैं। तो वो रिंग्स को ना कुछ रीड करके उसकी कुछ एज वगैरह, जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे तो उन्हें पता होगा इसके बारे में। तो मैंने एक दफ़ा काफ़ी साल पहले जो है ये देखा था। तो इस तरह की स्टडी हमारी पैलेंटबॉटनी कहलाती है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या कहलाती है, सोशियो बायोलॉजी जो होती है ना हमारी, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ लैटिन और ग्रीक का जो डिफरेंस है ना आपके पास,
कौन कौन सी डेफिनेशंस में कौन कौन से वर्ड्स कौन कौन से, देखिए मॉर्फोलॉजी जो होता है ना, ये ग्रीक होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में ही मेंशन नहीं हुआ हुआ। मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रीक होता है, एनाटॉमी भी जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। और इसके बाद सेल बायोलॉजी जो है ये लैटिन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी या हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ना हमारे पास ये भी ग्रीक है। फिर टैक्सोनॉमी आता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। टैक्सोनॉमी ग्रीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स है, ये भी हमारा ग्रीक है, ज़्यादातर ग्रीक ही। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये जो है पैलेंटोलॉजी पढ़ा था, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है ना, ठीक है, ये तो हमारा इंग्लिश वर्ड है। और पैलेंटोलॉजी जो है ये हमारा ग्रीक है। ग्रीक और लैटिन तो अलग से ही पता चल रहे होते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी नहीं, सोशियोबायोलॉजी, वही मैं कह रही हूँ कि सोशियोलॉजी कहाँ से आ गया। सोशियोबायोलॉजी में ये ना लैटिन वर्ड है हमारा। अच्छा, सोशियोबायोलॉजी जो होता है ना हमारा, सोशियोबायोलॉजी में हमारा क्या होता है, लाइक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाजमी सी बात है, हम बायो की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात ही करेंगे। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब हम उनका बिहेवियर की बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो ये हम किस में पढ़ते हैं, सोशियोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। बहुत आसान सा है। पैरासाइटोलॉजी आती है इसके बाद। पैरासाइट जो है वो ग्रीक वर्ड है। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी में तो होता है ना, देखिए स्टडी ऑफ पैरासाइट्स कहलाती है ये क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स होती है। और स्टडी पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट्स से बेसिकली हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रहकर या हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारी बॉडी से अपना फूड लेते हैं। समटाइम्स वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और कभी कभी वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, एक्टो का मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर रहने वाले। एक्टो की एग्जांपल हमारे पास कौन सी हो जाती है, जैसे मॉस्किटोज हमारी बॉडी के ऊपर रहता है और हमारा जो है वो ब्लड जो है वो सक करता है। और एंडोपैरासाइट जो है और हमें एक डिजीज़ जो है वो कॉज करवाता है, वो कौन सी है, मलेरिया। अब तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो भी हैं, पहले तो जस्ट मलेरिया ही थी। अच्छा, ये जो है ना एक चीज़ याद रखिएगा कि मलेरिया, डेंगू जो है ये जो डिजीज़ हैं ये हमेशा फीमेल एनोफिलस होती है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो जो होता है ना उसको कहते हैं फीमेल एनोफिलस। ये हमेशा फीमेल एनोफिलस जब आपको बाइट करेगी ना, मॉस्किटो जब भी आपको बाइट करेगा और अगर आपको कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है, लाइक गॉड फॉरबिड आपको मलेरिया या डेंगू वगैरह हो जाता है, तो वो आपको फीमेल एनोफिलस ने ही बाइट किया है तो होगा। मेल मॉस्किटो जब भी बाइट करता है तो वो कोई डिज़ीज़ नहीं प्रिवेल करवाता, और डिज़ीज़ जो है वो जब ही स्प्रेड होती है जब आपको फीमेल एनोफिलस जो है वो बाइट करती है, ठीक है। और लाइक एक और चिकनगुनिया वगैरह जो है, चिकनगुनिया एक ऐसी डिजीज़ है जो वंस इन अ लाइफ होती है, अगर किसी को एक दफ़ा हो जाए तो वो दोबारा उसको नहीं होती। अच्छा, एंडोपैरासाइट जो है कि तमाम वो डिजीज़ मैंने आपको बताई जो मॉस्किटो जो है वो हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है और उसके बदले में हमें वो डिजीज़ देता है, तो मीन्स के कभी क्या करता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फूड लेते हैं, कभी ऐसा करते हैं कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना फूड लेते हैं। और एंडोपैरासाइट्स में ये होता है हमारा लाइक हमारे इंटेस्टाइन में जो ल्यूकवर्म वगैरह या हुकवर्म्स वगैरह जो मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वर्म्स होते हैं, वो जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ जो होते हैं बॉडी को नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से फूड ले रहे होते हैं। ऑलराइट, ये हमारी पैरासाइटोलॉजी हो गई। अब आती है फार्माकोलॉजी।
अच्छा, फार्माकोलॉजी में हमारे पास क्या आता है? फार्माकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है और इसमें आप ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद कहते हैं कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट साइंसेस के साथ कैसा है। कह रहे हैं कि बायोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, कह रहे हैं कि बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि अदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में भी लिंक करता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज लॉज ऑफ मोशन, के ऑर्गेनिज्म जो है मूव करते हैं तो वो लॉज ऑफ मोशन को भी फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली ऐसा मौजूद है कि वो लॉज ऑफ मोशन को भी फॉलो करेंगे, और बगैर लॉज ऑफ मोशन जो है उन्हें फॉलो किए बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है मूव कर जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज इंटर disciplinary science which related with other sciences. Some of these are mentioned below. अच्छा, जैसे कि हमारे पास बायोफिजिक्स होती है, बायोफिजिक्स में एक हमने पढ़ लिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाती है बेसिकली। और एक तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी कि हम मूवमेंट करेंगे तो वो उससे करेंगे। बायोफिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि फिजिक्स के भी यूज़ होते हैं, जैसे कि अब रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो यूजेस साउंड वेव्स, और क्या नाम है आइसोटोप्स वगैरह जो होते हैं वो हम किस तरीके से बायोलॉजी में यूज़ कर रहे होते हैं। लाजमी सी बात है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप इसको नॉर्मल सा इस तरीके से ले सकते हैं कि हम लाइक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस तरीके से स्टडी करें कि उसमें हम फिजिकल टेक्निक्स को यूज़ करें, फिजिक्स की टेक्निक्स को और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रीड करें। तो ये हमारी क्या कहलाती है? बायोफिजिक्स कहलाती है। फिर इसके बाद हमारे पास बायोमेट्री आती है। बायोमेट्री में ये कि मैथमेटिक्स का जो है इंटरेक्शन होता है बायो के साथ में, जैसे कि डाटा कलेक्शन वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होगा। और बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, और बायोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड प्रोसेसेस दैट हैपन्स इनसाइड ऑफ लिविंग थिंग्स टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लाइक अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमारे पास आएंगी बायोलॉजी में। तो उसमें ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी हो गई, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गए, इन तमाम चीज़ों के बारे में। अब देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्रोटीन्स के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिनसे हमारी मेडिसिन वगैरह बन रही होती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और ये मेडिसिन वगैरह जो बन रही होती हैं कि जो मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स बताए जिनके नाम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं कि ये मेडिसिन में यूज़ होती हैं और ये बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स। कह रहे हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, कौन सा जो है वो लैंड पर रहेंगे, और कौन से जो है वो लाइक ओवर द माउंटेन्स रहेंगे, और कौन से जो हैं वो अंडर द लाइक अर्थ रहेंगे, या कुछ भी आप कह लें कि लाइक केव्स में रहेंगे, या कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ठंडे इलाकों में रहेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स गर्म इलाकों में रहेंगे। ये हमारी जितनी भी लाइक डिवीजन हुई हुई है ना, ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि सहरा में होते हैं, डेजर्ट्स वगैरह में होते हैं, जैसे कि ज़ीरोफाइट्स वगैरह, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो समंदर के किनारे मौजूद होते हैं, वो आप अपने घर में नहीं उगा सकते। उनको जब आप टेस्ट करके देखेंगे उनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ज़मीन जो होती है वो समंदर के करीब होती है, तो वो सॉल्ट अपने अंदर सक करके रखते हैं। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि आप अगर वहाँ पर देखें लाइक डेजर्ट्स वगैरह में देखें तो उनके पत्ते आप देखेंगे बड़े बड़े होंगे। तो वो क्यों होते हैं? ताकि वो अपने अंदर ज़्यादा वाटर को क्या करें, रखें। तो ये जो होता है हमारे पास जो होता है इस तरीके से ये जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये हमारी बायोजियोग्राफी कहलाती है।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है करियर्स इन बायोलॉजी के। बायोलॉजी को पढ़ के आपके पास कौन कौन से करियर्स आते हैं। सबसे पहले तो मेडिसिन सर्जरी होता है, जिसमें आपके पास हॉस्पिटल वाला डॉक्टर्स का होता है कि डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे पहले, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर सर्जरी की नीड होगी तो सर्जरी करेंगे और रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिमूवल करेंगे किसी भी ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन को। ठीक है, तो ये हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी हो गई, जिसे हम MBBS भी कहते हैं और या BDS भी कह सकते हैं अगर आप उसमें करें। लाइक अगर डेंटल सर्जरी हो आपकी तो BDS कहलाती है, और MBBS जो है वो होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और लाइक इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। DPT आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इन हुआ है। और इसमें इसके अलावा एक करियर हमारे पास होता है PharmD होता है। अब तो बेतहाशा करियर्स आ गए हैं। आप बायोलॉजी पढ़ के आप लाइक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बेतहाशा इसमें जो है आपके पास जो हैं करियर्स मौजूद हैं। आप जो हैं एक एनेस्थीस होता है, उसके लिए पहले आपको MBBS करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एनेस्थीस बन सकते हैं। ठीक है, तो बेतहाशा करियर्स होते हैं आपके पास बेटा बायोलॉजी पढ़ने के बाद, तो आप उसमें जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के दौर में तो प्रोफेशनल डिग्री बच्चों के पास होना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो